नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने इतनी गंदगी फैला दी है कि उसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती, चर्चा भी नहीं की जा सकती। जी हां, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का, पूर्व मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। यह भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता ये बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति को गंदा कर दिया। शायद यही वजह तो है कि चुनी हुई महिला सांसद को गाली दी जाती है, उस पर हमला किया जाता है और उसको जिस तरीके से परेशान किया जाता है वो अडिग रहती है। अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। वो राज्य के डीजीपी से लेके सबको कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता उस सरकार में जो सरकार कहती है कि महिलाएं तो देवी का अवतार होती है, महिलाएं हमारे लिए पूजनीय है। वो ऐसे पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा रेप उसी सरकार में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपराध उसी सरकार में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं लापता उसी सरकार में हुई हैं, बच्चियां लापता हुई। तो अब आप सोचिए, यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। और जब यह उपलब्धि हो तो आप राम की बात करेंगे, आप कोई और बात करेंगे, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले उस राम के नाम के चंदा चोरी करने वाले संगठन के लोगों पे भी बात कर लेते हैं। ये चोरी सिर्फ भारत के भीतर नहीं करते हैं, ये इस देश के बाहर सब जगह करते हैं। और इसका आप छोटा सा नमूना देख लीजिए। सरकार जहां एफसीआरए को नाम दे करके कि एफसीआरए में गड़बड़ी थी, एफसीआरए में ये था, यानी जो यह कह के सरकार तमाम एनजीओज पे रेड करती है, तमाम दूसरे लोगों पे रेड करती है, राजीव गांधी फाउंडेशन तक का एफसीआर का लाइसेंस छीन लेती है और इस तरीके से तमाम उनको परेशान करती है, आलोचकों को परेशान करती है। वहीं आरएसएस और उससे जुड़े संगठन चुपचाप यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से, अंग्रेजों के राज से, के दानदाताओं से तमाम विदेशी फंड लेते हैं, भारी भरकम विदेशी फंड लेते हैं। और यह फंड लेकर के जिस तरह से पूरा काम करते हैं, वह संगठन लेता है जो खुद स्वीकार कर रहा है और सत्यता भी है कि वो भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं। जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो इस तरह से फंड ले रहा है और भारत ला रहा है। किस तरह से भारत की सरकार उसे एफसीआरए का लाइसेंस दे रही, इससे समझा जा सकता। इसका पूरा ब्यौरा देखिए कि 1995 से लेके 2002 तक इसने $3 मिलियन जो है से ज्यादा एफसीआरए के जरिए लिया, यानी विदेशी दानदाताओं से पैसा लिया। यूके की सेवा इंटरनेशनल जो आरएसएस है, वो वहां सेवा इंटरनेशनल बनाते ने गुजरात राहत के नाम पे लाखों पाउंड जुटाए, वहां से लाखों पाउंड पैसा लिया और वो संघ के प्रोजेक्ट में लगाए गए। कहीं गुजरात में आपदा में राहत में नहीं लगाए गए। इसी तरह यूएस में बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के से जुड़ी संस्थाओं में भारत में आरएसएस समर्थित कामों के लिए लिए गए और वो यहां लाए गए। इसी तरह से आरएसएस से जब कोई सवाल कर देता है तो धमकियां शुरू हो जाती हैं, सब कुछ शुरू हो जाती। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो कर्नाटक में गृह मंत्री हैं, प्रियांक खड़गे, उन्होंने सवाल कर दिया तो साहब उन पर हमले शुरू हो गए। उन्हें यह बताया जाने लगा कि आप दलित हैं, आपकी यह हैसियत नहीं है कि आरएसएस से पूछ सके कि आप क्या रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आप कैसे दान ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पैसा जुटा रहे हैं। तो यह सारी चीजें आज सामने आ रही।
इसलिए सामने आया क्योंकि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, कौन चिल्लाता है? वही बीजेपी आरएसएस के लोग चिल्लाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग चिल्लाते हैं, और उनके जो 60 से ज्यादा तमाम इन्होंने एनजीओ बना रखे हैं वो चिल्लाते हैं। तमाम बना सेवा के नाम पे रखे हैं, लेकिन असलियत में वही लूट का अड्डा है और उनके जरिए जनता को मूर्ख बनाया जाता है। इस देश के अंदर सिख सिर्फ 2% है, वह नहीं चिल्लाता है कि सिख खतरे में है। ईसाई 1.5% है, वह नहीं चिल्लाता है कि हम खतरे में हैं। 1% जैन है, वह नहीं चिल्लाता है कि हम खतरे में। 0.5% बौद्ध है, वो नहीं चिल्लाते हैं कि हम खतरे में। और इसके बाद में 14% मुसलमान हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि हम खतरे में। लेकिन 80% हिंदू जो है वो कहता है हम खतरे में। 80% हिंदू, पारसी नहीं कह रहा है हम खतरे में, जो 0.5% भी नहीं है। और इसी तरीके से और भी तमाम सारे जो है समुदाय हैं वह भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन साहब, हिंदू खतरे में है, यह नरेंद्र मोदी से लेके देश के हर जगह पे चिल्लाया जा रहा है और उसके नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, झूठ बोला जाता है और फिर पैसों की वसूली की जाती है। तो ये वसूली यूं ही की जाती। फिर मैं कह रहा हूं, राम मंदिर पे बात करूं उसके पहले बात करता हूं कि जिस तरह से पेट्रोलियम में लूट की गई, एथेनॉल मिला करके जिस तरह से खेल किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भारी संकट हो रहा है। मैं अपना ही सिर्फ उदाहरण देता हूं। मैं तो, चलिए मुझे आप कह देंगे, मेरे पिताजी तो राम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं लेकिन राम भक्त। उन्होंने तो डोनेशन भी दिया 1.25 लाख रुपया। और स्थिति यह है, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला करके लखनऊ में अपने घर से सीतापुर रोड में अपने एक मित्र एडवोकेट के घर में कार्यक्रम था, वहां शामिल होने गए। पिताजी थे, उनके साथ उनका ड्राइवर था। और जैसे लौटते में वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट नहीं हुई। बड़ी देर कोशिशों के बाद स्टार्ट हुई, थोड़ा सा चली, फिर जाके बंद हो गई, फिर आगे हुई, बंद हो गई। और इस तरह से जो सफर वो करीब 40 मिनट में तय कर लेते, वो सफर उन्होंने 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगाया। और उसके बाद पसीना पसीना आए। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, पता चला उन्होंने तमाम बार गाड़ी को धक्का दिया और तमाम बार। और दूसरी चीज, क्यों ऐसी स्थिति आई? क्योंकि एथेनॉल के कारण गाड़ी के इंजन की यह हालत हो। उसे चेक कराया मैकेनिक ने वही बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप समझिए। और इसके बाद में क्या कहता है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, शिपिंग मिनिस्टर है, वो रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, नितिन गडकरी, कि उसे आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला। सुन लीजिए। इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही, क्या मुझे इथेनॉल डालने में, ये झूठा प्रचार किया गया कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही, क्या मुझे इथेनॉल डालने के कारण जिनकी कार खराब हुई उससे एक तो भी अब आप समझ लीजिए कि वो शख्स कह रहा है इथेनॉल से जिनकी गाड़ियां खराब हो रही उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूं, उसके अलावा और लोगों के दे देता हूं। इतने उदाहरण मौजूद हैं। और कंपनियों में जहां पे उनकी सर्विस होती वहां से रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि क्यों खराब हुई है गाड़ी। लेकिन साहब, अंधा बाटे रेवड़ी, किसको क्या मिल रहा है समझ लीजिए, वही स्थिति चल रही। क्यों? क्योंकि ये वही नितिन गडकरी है जो नागपुर बीफ बेचता था, यानी गऊ का मांस बेचने का धंधा करता था। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। ये जब रैम्बल, जिसने अपना नाम बदलकर वेनाड फूड इंडस्ट्रीज कर लिया है,
के वित्तीय दस्तावेजों से आपको पता चल जाएगा कि रैम्बल का सीधा जुड़ाव सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से था, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के व्यवसायिक साम्राज्य की प्रमुख कंपनी है। नितिन गडकरी जो बीजेपी के बहुत लाडले हैं, आरएसएस के लाडले हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर उनके बेटे निखिल गडकरी हैं और रैम्बल के अधिकांश शेयरधारक निदेशक गडकरी परिवार की कंपनियों से जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, बीफ के व्यवसाय से जुड़े कई पुराने शेयरधारकों ने भी सियान एग्रो में निवेश किया है और सहकारी बैंक से रैम्बल को बड़ा कर्ज मिला है। इसके अध्यक्ष जो मंत्री गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी हैं। तो अब आप समझिए, इस तरह से ये करते हैं। और रैम्बल के प्रबंध निदेशक महेश कुमार बालकृष्ण पिल्लई पहले सियान कैपिटल के निदेशक थे, जिसका पंजीकरण पता वही है जो सियान एग्रो का है। यानी नई कंपनी को करोड़ों व्यावसायिक उधारी, ट्रेड और सुविधाएं व्यावसायिक सब असाधारण रूप से इसलिए मिल रहे थे क्योंकि नितिन गडकरी की है, नितिन गडकरी की सेल कंपनी है सियान एग्रो और यह बीफ की बहुत बड़ी सप्लायर है। तो अब आप समझ लीजिए, गूगल मैप्स पर भी रैम्बल एग्रो की तस्वीर में भी सियान का लोगो स्पष्ट तौर पे दिखता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी जो बीफ का सप्लायर यानी गौ मांस बेचने वाला, उसे आपने अपना अब्बा बना लिया। और साहब, बड़े सालों से वो आदमी इस तरह से कर रहा है। जब वो ये कर रहा है उसी समय सड़कें टूट रही हैं, उसी की बनाई। सड़कों पे इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जो हो रहा है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। एक उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, ये देखिए। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। देखिए, सिर्फ न केवल वहां पे, ये देखिए सड़कों का, ये है घर नहीं बन सकता पूरे दिन का, इसमें 4 पिलर की छोटी सी झोपड़ी नहीं बन सकती। और अब आप सोचिए, इस तरह से सड़कें टूट रही हैं, इस तरह से जब हो रहा हो तो अब आप कहेंगे क्या है? तो ये नितिन गडकरी का खेल है। और इस तरह नितिन गडकरी क्या है। दूसरा एक देख लीजिए नेशनल हाईवे का, ये कौशाम्बी का है और देखिए कितनी असुरक्षित है कि उसमें एकदम से वो निकली और अभी आप देखिएगा ये, और पूरे में आग लग गई। 26 तारीख की घटना है, 26 जून। तो अब आप समझ लीजिए, इस तरह से करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसमें पुलिस का बयान भी है, कौशाम्बी पुलिस का। ये देख, 3 जुलाई 2026 को एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें टोल प्लाजा पर। तो समझ गया, ये स्थितियां हैं। और ऐसी स्थिति में कि तुरंत पहुंचकर उन्होंने खुद कहा कि दिनांक 26/6 को कोखराज टोल प्लाजा पर हुई एलपीजी टैंकर दुर्घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी एवं प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य कराया गया। फायर टीम तत्काल पहुंचाई गई। अब आप ये समझ लीजिए, पुलिस की एसपी भी उस पर कह रही, मैंने पोस्ट किया है और ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल से खुद पोस्ट किया है, आप देख लीजिए। और ये उसके नीचे आप देखिए एसपी का बयान है, ये एसपी कौशाम्बी। अब आप समझ सकते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से इन्होंने इस देश की हालत कर दी। आप ये सोचेंगे कि हाँ, कोई ऐसे आज भविष्य बर्बाद करने का काम हो रहा है, और जब यह हो रहा हो तब बात होती है। तो अब आइए राम मंदिर पे भी बात करते हैं। तो राम मंदिर पे बात करें, उसके पहले ओंकारेश्वर मंदिर की बात करें। ओंकारेश्वर, जिसे ममलेश्वर कहते हैं, ये ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये ओंकारेश्वर। तो ममलेश्वर मंदिर की दान राशि पर उठे सवाल, 1 साल से सार्वजनिक नहीं हुआ आय व्यय का हिसाब। जो हर तिमाही पर वहां पर यह सार्वजनिक किया जाता था कि कितना आय व्यय हुआ, कितना दान आया, कितना कहां खर्च हुआ।
उसका 1 साल से कोई ब्यौरा नहीं है, 1 साल से दान पेटियों का कोई हिसाब नहीं है। और ये अमर उजाला अखबार की मैं खबर दिखा रहा हूं, और इसके अलावा मेरे ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है, देखिए ओंकारेश्वर महादेव का, तो ये कि ज्योतिर्लिंग में जहां जहां है वहां पर ये चोरी कर रहे हैं। राम मंदिर की तो एक बात है, चलिए शोर मच गया इसलिए इतनी बात आ गई। ये हर मंदिर में, महाकालेश्वर की भूमि में कब्जा किया वहां के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव है, तो मोहन यादव वहां पर चोरी करते हैं, जमीनों की बंदरबांट करते हैं और सब कुछ करते हैं, अपने परिवार को हजम कर जाते हैं। और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर महादेव में भी दान चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है। तो चोरी का यह क्रम है। केदारनाथ जी का सोना गायब हुआ, यह सबको पता है। वैष्णो देवी में जो चांदी के सिक्के चढ़ाए गए और चढ़ाया गया, उसे कह दिया गया कि 95% चांदी ही नहीं थी, लोग अपने घरों से ला ला के चढ़ा रहे थे। मुझे याद है मेरी पत्नी ने चांदी का सिक्का खुद चढ़ाया था, अपने यहां से ले गए थे, और जो खरीदा हुआ था उस समय तक बैंकें भी बेचती थी, बैंक से लिया हुआ था, पीएनबी से। तो अब आप समझिए, वह 99 पॉइंट समथिंग % की चांदी का, वो कह रहे हैं चांदी नहीं। अब आप सोचिए, इस तरह चांदी चोरी हो गई, वहां सोना चोरी हो गया। इसी तरीके से तमाम मंदिरों में, चाहे तिरुपति जी हो चाहे दूसरे मंदिर हो, ये चोरियां हो रही। इसीलिए अब राम मंदिर में देखिए, राम मंदिर में कैसे कैसे चोरी की गई। शुरुआत में निर्माण कार्य की सामग्रियों में चोरी हुई। वहां पर जो सामग्री आती थी, दिखाया जाता था कि 10 ट्रक आया है, असलियत में 10 ट्रक नहीं आते थे। ट्रक आए और उनमें से 8 ट्रक कहीं और चले गए, यहां एंट्री करी गई और चले कहीं और गए, 2 ट्रक का ही माल उतरा। और इसी तरीके से तमाम दूसरे सामान का होता था, मोरंग हो, बालू हो, सीमेंट हो और कुछ हो, वो कहां जा रहे थे? वो कुछ जा रहे थे गोरखपुर, कुछ जा रहे थे दिल्ली, कुछ जा रहे थे जहां बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। और लगातार आप यदि देखेंगे 2020 के बाद में जो बीजेपी के कार्यालय बने हैं, बड़ी तेजी से बने। उन कार्यालयों में कहां से सीमेंट आ रही थी, कहां से मोरंग आ रही थी, कहां से पत्थर आ रहे थे, कहां से ईंट आ रहे थे, आपको बड़ा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आरएसएस के तमाम दफ्तर जो बन के तैयार हुए हैं, 5 स्टार दफ्तर बन के तैयार हुए, उन 5 स्टार दफ्तर को यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, वो दफ्तर कहां से बन रहे थे, कौन बना रहा था? इसको लेके सवाल उठता है कि इतना पैसा आखिर कहां से आ रहा था उन दफ्तर को बनाने के लिए, या वो दफ्तर जो बन रहे थे, उन दफ्तर को जो बनाया गया उसको ये सामान कहां से आ रहा था, इसीलिए कोई हिसाब नहीं दे पाते। और जब हिसाब नहीं दे पाते हैं तो अब आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, इनके 3 दफ्तर, ये दिल्ली में ही देख लीजिए, ये दिखा, ये 3 बिल्डिंग है, 7 स्टार बन गई, इतनी पूरी एकदम से बन गई और बन के तैयार हो गई। तो दिल्ली में आरएसएस के केशव कुंज की 3 इमारतें हैं, एक का नाम साधना है, एक का नाम प्रेरणा है, एक का नाम अर्चना है। महिलाएं नहीं है इसमें, लेकिन नाम महिलाओं के। तो साहब ये कर रहे हैं, और जब यह कर रहे हो तो सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल आना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर से वो सामग्री जा रही थी और वो सामग्री गई है जिनसे चोरी हुई। इसके अलावा वहां से जो चंदा चोरी के बारे में सबको ही बता रहा है, उसके बारे में कितना और बताऊं, और भी बहुत कुछ है उसमें, छोटी छोटी चीजें भी है, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि किस तरह से है। चंदा आता था, मान लीजिए 100 रुपया आया तो 80 रुपया दिखाया ही नहीं जा रहा है, 80 रुपया तो गायब है, 20 रुपया सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो ये खेल किया गया, लेकिन उसकी जांच ना हो। इसलिए बीजेपी के
हास बोले दत्तात्रेय जो संघ के सेकेंड नंबर है, वो कहते हैं आप ये राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिशें हैं, ये विदेशी ताकतें साजिशें रच रही हैं, इसलिए आप इनके बहकावे में मत आइए। श्रद्धा के का मामला है, हम सब जांच कर लेंगे और सब सुलटा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप सवाल मत कीजिए। यही बात तो आदित्यनाथ ने कही थी कि सवाल मत कीजिए। नरेंद्र मोदी तो बोल नहीं रहे, अमित शाह बोल नहीं रहे, तो अभी दूसरा शख्स बोला है और कह रहा है शांत रहिए। क्यों शांत रहिए? पैसा उनके बाप का है क्या? पैसा हमारा आपका है, हमारे आपके परिवारों से गया है। सवाल तो होने चाहिए। तो साहब, ये चोरी इस तरह से की जा रही है, एक जगह नहीं, हर जगह से डकैती डाल। जी हाँ, यह सच है। जय